जादुई सोने के केक की नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा और मधु नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों का घर अगल बगल था। राधा के पिता जहां एक गरीब दूध वाले थे, वहीं मधु के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। राधा जब मधु के पास अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छा मेकअप देखती थी तो वो घर जाकर ये सभी चीजें अपनी माँ से मांगती थी। माँ, मुझे एक सुंदर ड्रेस दिलवा दो। मधु के पास बहुत सुंदर ड्रेस है। बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद के ला सके। तुम्हारे पिता एक गरीब दूध बेचने वाले हैं। उनके पास मधु के पिताजी की तरह सरकारी नौकरी नहीं है। मधु जब भी अपनी नई स्कूटी चलाती तो राधा अपने घर के बाहर बैठकर उसे देखती रहती थी। मधु, थोड़ी देर के लिए मुझे तुम अपनी स्कूटी चलाने के लिए दो ना। नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। वैसे भी तुमने अपनी शक्ल देखी है, बड़ी है स्कूटी चलाने वाली। तू जाकर अपने गाय की सवारी कर। मधु और राधा एक ही महीने जनवरी में पैदा हुए थे। मधु के जन्मदिन पर मधु के घर में बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सभी लोग जश्न में शामिल होते थे। राधा जब इस बार मधु के जन्मदिन में गई तो उसने देखा कि मधु के घर एक बहुत बड़ा चॉकलेटी बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी। मधु चुपचाप राधा के पास आई और उसके कान में बोली, राधा, तुमने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है क्या? तू तो मेहमान है, इसलिए तुझे केक का छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा, लेकिन मैं सारे केक मेहमानों के जाने के बाद पेट भर के खाऊंगी। कुछ दिनों बाद राधा का बर्थडे आया। राधा अपनी माँ से जिद करने लगी कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेट केक लाया जाए। माँ, मधु के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी मुझे उतना ही बड़ा केक चाहिए। जाओ, लेकर आओ। बेटी, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पापा एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मना देंगे। नहीं माँ, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। राधा अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसको रोता देख अजीब से कपड़ों में एक औरत वहाँ आई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम? मेरे सामने रहने वाली मधु के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही है। वो कह रही है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर जन्मदिन बना लो। उस अजनबी औरत ने एक चुटकी बजाई और राधा एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। राधा वहाँ का नजारा देखकर बहुत ही हैरान थी, क्योंकि उसके सामने एक नदी में बहुत सारे सोने के केक बह रहे थे। वो औरत राधा से कहती है, मेरा नाम कोमल जादूगरनी है और तुम्हारा मेरी जादुई सोने की केक की नदी की दुनिया में स्वागत है। राधा नदी में बह रहे केक को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी जादूगरनी नदी में से एक केक को उठाकर राधा से बोलती है, ये लो, तुम ये जादुई सोने के केक को अपने घर ले जा सकती हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये केक कभी खत्म नहीं होगा और जो भी इसे खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी, लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट के बांटना। अगर तुमने इस केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे। राधा और जादूगरनी द्वारा दिया हुआ केक घर ले आ गई। राधा की माँ राधा के हाथ में सोने की एक केक को देखकर हैरान हो जाती है और राधा से पूछती है, इतना सुंदर सोने का केक तुम कहाँ से लाई हो? पैसे किसने दिए तुम्हें? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई हो? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। एक जादूगरनी ने मुझे ये जादुई सोने का केक दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी। माँ, उस रात राधा ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। राधा ने जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसे दुआ दी, मेरी बेटी को एक अच्छी स्कूटी मिले। अगले दिन राधा के स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन होता है, जिसमें राधा फर्स्ट आती है और प्राइज में स्कूटी जीत जाती है। राधा स्कूटी लेकर अपने घर पहुंची। अब मधु जब स्कूटी चलाती तो राधा भी अपनी स्कूटी लेकर बाहर आ जाती। राधा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्कूटी कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई सोने का केक है। उसे काटकर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो इंसान एक दुआ देता है और वो दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे स्कूटी मिलने की दुआ दी थी।
मधु ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। मधु के पिता एक रिश्वतखोर सरकारी नौकर थे। उन्होंने सोचा अगर वो केक उन्हें मिल जाए फिर वो किसी से भी मनचाहा काम करवा सकते हैं। मधु के पिता ने कुछ गुंडे को पैसे दिए। गुंडों ने राधा के घर में डाका डाल दिया और वो जादुई केक लेकर मधु के पिताजी को दे दिया। अब तो हमारे पास जादुई केक है। मधु की माँ, मैं तुम्हें जादुई केक खिलाऊंगा तो तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाऊं। मधु के परिवार को नहीं पता था कि केक को सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना है, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलेगी और वो सच हो जाती है। मधु के पिता ने केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाया। तभी मधु की माँ बोली, आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप एक दूध वाले बन जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही मधु के पिता के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में मधु के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको इसका जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। जुर्माना चुकाने के बाद मधु का परिवार बहुत गरीब हो गया था। अगली ही सुबह मधु के मामा उसके घर एक भैंस लेकर पहुँचे। दीदी, मैंने सुना है जीजा जी की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध बेचने का काम धंधा कर लो। मधु का परिवार रोते हुए अपनी भैंस लेकर राधा के घर पहुंचा। राधा, हमने तुम्हारा जादुई केक को चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सके, लेकिन इसकी वजह से तो हम गरीब हो गए। मधु, तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि इस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। मधु और मधु के परिवार को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई हुई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। परी का जादुई लहंगा और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के एक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी एक अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, परंतु वो अपने नाम के भांति हमेशा खुश रहती थी और वो बहुत ही चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। वो जहाँ भी जाती लोगों को खुश कर दिया करती थी। सभी खुशी को बहुत प्यार करते थे। कैसी हो अम्मा? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ठीक हूँ बेटी, क्या लाई है तू? हमेशा की तरह जंगलों से फल तोड़कर लाई होगी मेरे लिए। तुझे पता है ना, मुझे डॉक्टर ने फल खाने के लिए बोला है। तू सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे बेटी। अम्मा, बाबा नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? तेरे बाबा जरा टहलने गए हैं। आजा, तेरे को कुछ खिलाती हूँ। फिर कभी अम्मा, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, महल जा रही हूँ। महारानी ने मुझे लहंगा सिलने के लिए दिया था, अब वो सिल गया है। इतना बोलकर खुशी महल चली जाती है। महारानी लहंगा देखकर बोलती है, अरे वाह खुशी, तूने तो बहुत ही अच्छा लहंगा सिला है। पूरे गांव में मुझे बस तेरे ही हाथ का सिला हुआ लहंगा पसंद आता है, वरना तो कोई टाइट फिटिंग कर देता है तो कोई ढीला ही छोड़ देता है। ये तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है महारानी जी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे महारानी मत बोला कर। तू मुझे काकी क्यों नहीं कहती है? मैं तो तुझे अपनी समझती हूँ, क्या तू मुझे अपना नहीं समझती है? काकी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझ अनाथ लड़की को इतना प्यार करती हो। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। पूरा गांव मुझे इतना प्यार करता है। खबरदार खुशी की बच्ची, जो कभी अपने आप को अनाथ कहा तो। हम सब है तो तेरे साथ। कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो हमें बेझिझक बता दिया कर, बिल्कुल भी संकोच मत किया कर। अब इतने दिनों से तू हमारे लिए लहंगे सिल रही है, लेकिन आज तक तूने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैं तुझसे कितनी बार जबरदस्ती करती हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझसे पता नहीं क्यों पैसे नहीं लेती। महारानी, पैसे लेकर मैं क्या करूँगी? गांव में कहीं भी जाओ कोई भी मुझे खाना खिला देता है और घर में सोने के लिए बिस्तर तो है ही। मुझे भला क्या जरूरत पैसों की। हाँ हाँ, बातें बनवा लो तुझसे। अच्छा सुन, ये कुछ फल फ्रूट है, इन्हें अपने साथ लेती जा। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एक चाय की टपरी से एक औरत खुशी को आवाज लगाती है, अरे ओ खुशी बिटिया, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था, जरा बतिया तो लो। मेरे लिए फोन? आती हूँ काकी। खुशी चाय की टपरी पर जाकर बोलती है, हेलो, कौन हो आप
और मुझे कैसे जानते हो? अरे खुशी, तुम मुझे भूल गई? मैं बोल रहा हूँ आदित्य। अरे आदित्य, तुम कैसे हो और गांव कब आ रहे हो? कितने साल हो गए तुम गांव नहीं आए। जब तुम्हारी छुट्टियां पड़ती है तब तो आ जाया करो। अरे खुशी, अब तुम चिंता मत करो। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ आ रहा हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने महारानी जी को ये बात बताई? अभी तक तो नहीं बताई। मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखता हूँ। आज शाम की मेरी फ्लाइट है, कल मैं गाँव आ जाऊंगा। इतना कहकर आदित्य फोन रख देता है। आदित्य महारानी का बेटा था जो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था। आदित्य और खुशी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य के गांव आने की बात सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, काकी, आपको पता है आदित्य गांव आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ठीक है, जा आराम से जाइयो। खुशी बहुत खुश होकर चली जाती है और अगले दिन होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन आदित्य महल पहुंच चुका था। खुशी बहुत खुश होकर महल जाती है और महारानी से मिलती है। महारानी जी, आदित्य कहाँ है? आदित्य मेरी सहेली के घर गया है। अच्छा मेरी बात सुनना, आदित्य के आने की खुशी में मैंने शानदार पार्टी रखी है, तो तू जरा तैयारियां करवा दे। उस पार्टी में मैं आदित्य और मेरी सहेली की बेटी वामिका की शादी का ऐलान करूंगी। महारानी की ये बात सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच में महारानी जी, क्या आदित्य शादी के लिए तैयार है? अरे वो मेरा बेटा है, कैसे नहीं होगा शादी के लिए तैयार। वो मेरी कोई बात नहीं टालता और इस बार भी वो मेरी बात जरूर मानेगा। ये सब सुनकर खुशी का दिल बैठ जाता है और वो बिना कुछ काम किए तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर वापस अपने घर आ जाती है। भगवान, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं आदित्य से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ये रिश्ता हो गया तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा। मुझे लगता है शायद आदित्य को भी वामिका पसंद है, तभी तो वो आने के बाद मुझसे मिलने की बजाय पहले वामिका के पास गया। खुशी खूब रो रही थी। रोते रोते उसको नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। खुशी, खुशी दरवाजा खोलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे, ये तो आदित्य की आवाज है। उसके बाद खुशी दरवाजा खोलती है। तब आदित्य उससे कहता है, कमाल है खुशी, मुझे लगा तुम महल में मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम आज शाम की पार्टी में शामिल नहीं होगी? पार्टी शुरू होने वाली है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मेरी तबीयत खराब है आदित्य, इसलिए मैं आज की पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। फिर खुशी आदित्य को अंदर लेकर जाती है। फिर आदित्य कहता है, क्या बात है खुशी, कोई बात हो तो बताओ, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो आदित्य कि तुम्हें कुछ नहीं पता? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम वामिका से शादी करने वाले हो। फिर क्यों आए हो मेरे पास? मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? तुम कैसी बातें कर रही हो खुशी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी वामिका से होने वाली है? अच्छा, तभी मुझे माँ ने जबरदस्ती आते ही वामिका के घर भेज दिया था। हाँ आदित्य, और आज शाम को महारानी तुम्हारी और वामिका की शादी का ऐलान पूरे गांव के सामने कर देंगी। तुम दुखी मत हो खुशी, कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं गांव आया हूँ। मैं तुम्ही से शादी करूँगा और ये मेरा वादा है तुमसे। आज तुम पार्टी में जरूर आना। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। जब ये बात महारानी को पता चलती है तो वो खुशी के घर आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बहुत अच्छा चाल चली हो तुम खुशी। एक तरफ मैंने तुम्हें बेटी की तरफ प्यार दिया और तुमने मुझसे मेरा ही बेटा छीन लिया। अरे गरीब नीच लड़की, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझ जैसे लोगों के साथ हमदर्दी बेशक रख सकती हूँ, परंतु अपने घर के भोग कभी नहीं बना सकती। तेरी औकात ही क्या है जो तू हमारी बराबरी करने चली है? आपको कुछ गलतफहमी हुई है काकी। काकी नहीं, महारानी बोल मुझे। तू सिर्फ मेरी एक नौकरानी है। आजकल तो नौकर भी वफादार होते हैं।
लेकिन तूने तो मेरे पीठ पीछे ही खंजर मार दिया। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा, समझी तू? इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है और इधर खुशी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। तूने वाकई बहुत गलत किया है खुशी। तुझे एक माँ को ऐसे नहीं सताना चाहिए। एक माँ को पूरा हक है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच सकती है। तू बहुत बुरी है खुशी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सोचकर खुशी कुएं के पास चली जाती है और कुएं में कूदने लगती है। तभी कुएं के अंदर से एक परी निकलती है और वो खुशी से कहती है, रुक जाओ लड़की, इस तरह अपनी जान देने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, वो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा होता है। तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगी। उसके बाद खुशी परी को सारी बातें बताती है। आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं? मैं महारानी जी का दिल दुखाकर उनके घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मुझे उनसे प्यार चाहिए और मैं आदित्य के बिना भी नहीं जी सकती। आदित्य की माँ को तुमसे इस बात की तकलीफ है कि तुम गरीब हो। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये जादुई लहंगा है और इसके साथ ये जादुई सैंडल है। इस लहंगे को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और इस सैंडल के जादू से तुम्हारे प्रति महारानी के मन में जितनी भी घृणा है सब खत्म हो जाएगी और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगी। खुशी उस जादुई लहंगे और सैंडल को घर आकर खुशी खुशी पहन लेती है। लहंगा पहनते ही खुशी बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद वो सैंडल पहनकर महल में जाती है। उसे महल में देखकर महारानी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे इतना जलील करने के बाद भी तुम यहाँ आई हो? तभी खुशी मन ही मन जादुई सैंडल को जादू दिखाने के लिए कहती है। फिर एकदम से महारानी कहती है, अरे बेटी, तुम आ गई? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी और आदित्य की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। चलो मैं सबके सामने इस बात का ऐलान करती हूँ। उसके बाद महारानी सबके सामने आदित्य और खुशी की शादी का ऐलान कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार परी के दिए हुए जादुई लहंगे और सैंडल की वजह से खुशी को उसकी खुशियाँ मिल जाती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।